students, Somit Sanya here with solid states, and today's topic is stoichiometric defects. In last video we talked about non-stoichiometric defects. Today we are talking about stoichiometric defects. What are stoichiometric defects? ये वो डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से सॉलिड क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूल है, जिस भी मॉलिक्यूल का क्रिस्टल है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर कोई असर नहीं पड़ता. इट मीन्स these defects are not going to affect the ratio of cations and anions present in the crystal. दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं. हमने नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखा था जहां तीन तरह के डिफेक्ट्स थे. यहां दो तरह के डिफेक्ट्स हैं. एक डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट, एंड अदर वन इज शॉटकीज डिफेक्ट. ये दो डिफेक्ट्स जो हम सॉलिड क्रिस्टल्स में देखते हैं, इनमें स्टोइकोमेट्री पर कोई असर नहीं होता. जो मॉलिक्यूल की स्टोइकोमेट्री है वो वैसी ही रहती है. कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम रहता है, लेकिन बाकी चीजों पर इंपैक्ट हो सकता है. अब हम दोनों डिफेक्ट्स को एक एक करके लेते हैं. नंबर वन, फ्रैंकल्स डिफेक्ट. व्हाट इज फ्रैंकल्स डिफेक्ट? फ्रैंकल्स डिफेक्ट है अगर हम ये एक छोटा सेक्शन, एक बड़े क्रिस्टल का छोटा सेक्शन बना रहे हैं हम, और यहां पर हम कैटायंस और एनायंस की पोजीशंस को लोकेट करेंगे. अगर कोई भी कैटायन अपनी जगह से निकलकर जो उसकी रेगुलर स्पेस है उस साइट को छोड़कर क्रिस्टल में किसी भी और साइट पर मौजूद हो, वो क्रिस्टल के अंदर ही है, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, मगर वो क्रिस्टल में जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह के अलावा किसी और जगह पर मौजूद है, then that defect is called Frankel's defect. जैसे यहां पर देखते हैं हम, ये है कैटायन A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस. ये एक नॉर्मली जैसा क्रिस्टल होता है वैसा क्रिस्टल हम बना रहे हैं बिना किसी डिफेक्ट के. हम इसमें डिफेक्ट नहीं दिखा रहे. ये एक क्रिस्टल जैसा आइडियली होना चाहिए वैसा हम बना रहे हैं. देन वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्रैंकल्स डिफेक्ट. अगर कोई क्रिस्टल बिना किसी डिफेक्ट के हो तो उसको ऐसा होना चाहिए. हमने 8 लोकेशंस बनाई है कैटायंस और एनायंस के लिए. 8 कैटायंस हमारे पास हैं, 8 एनायंस हमारे पास हैं. इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. मान लीजिए यहां से A प्लस अपनी पोजीशन से बाहर आ जाए. ये कहीं नहीं गया है, इसी क्रिस्टल में मौजूद है. ये रहा A प्लस, मगर ये जहां होना चाहिए था, जिस रेगुलर पोजीशन पर होना चाहिए था, वहां से निकलकर कहीं और मौजूद है. उसी तरह अगर हम कहें कि ये A प्लस भी यहां से गायब हो गया और यहां से गायब होकर के यहां पर आ गया है, डिसलोकेट हो गया है, अपनी रेगुलर जगह से, जो इसका रेगुलर पैटर्न है उसे फॉलो ना करते हुए किसी और साइट में है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट. इससे स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम स्टोइकोमेट्री की बात करें तो A प्लस और B माइनस हम उम्मीद करते हैं कि 8:8 होने चाहिए, और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 8:8 ही है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड फिर से काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. कुछ मिस्टेक है, हम फिर से काउंट कर लेते हैं. 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. जो अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठे हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये 2 हैं जो अपनी जगहों से डिसलोकेट होकर कहीं और मौजूद हैं,
और ये स्टोइकोमेट्री वही रही जो इसे होनी चाहिए थी, यानी 8:8। तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्या इसका डेंसिटी पर कोई असर पड़ेगा? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको महसूस होगा कि डेंसिटी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि न तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया है और ना ही मास में कोई चेंज आया है। कोई एटम, कोई कैटायन या कोई एनायन ना तो मिसिंग है और ना ही कोई बाहर से आया है। जो कुछ भी डिसलोकेशन हुआ है वो विद इन क्रिस्टल है, इसलिए मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन डेंसिटी। दूसरी बात, क्या इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर कोई असर पड़ेगा? दो चीजें हैं जिनको आपको समझना है। पहली चीज ये कि यहां पर होल्स बन गए हैं। ये एक होल है और ये एक होल है। ये वो दो होल हैं जो इस क्रिस्टल में, इस छोटे से पार्ट में हमको दिखाई दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं, जब चलना शुरू होते हैं, तो एनायंस और कैटायंस अपनी अपनी जगहों से हटकर इन होल्स में, क्योंकि जितने ज्यादा होल्स होंगे उन होल्स में मूव कर सकने की कैटायंस और एनायंस की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक थ्योरी कहती है कि इसकी वजह से कैटायंस और इन होल्स की वजह से कैटायंस और एनायंस का मूवमेंट रैपिड हो जाएगा। दूसरी बात, जो ज्यादा कैंडिड थ्योरी है वो एक बहुत सिंपल सी बात कहती है कि जो कंडक्टिविटी है किसी क्रिस्टल की वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है क्रिस्टल के वाइब्रेशन टेंडेंसी पर। और जब आप यहां से, जैसे आपने यहां से A+ को हटाया, इसका रिजल्ट होगा कि ये ऊपर जो B- है, जो नीचे B- है, ये B- और आमने सामने के B-, इनके बीच से जब कैटायन हट जाएगा तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। उसी तरह यहां पर जो एनायंस मौजूद है, इस वैकेंट, यहां पर कैटायन होना चाहिए था और अब कैटायन नहीं है, तो ये एनायन आमने सामने आ गए, ये भी आमने सामने आ गए, रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। दूसरी ओर जिन जगहों पर ये कैटायन एंटर हुए हैं वहां पर भी रिपल्शन फोर्सेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। पहले इनके बीच में इतना डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस आधा रह गया है, इधर भी ये डिस्टेंस आधा रह गया है। तो रिजल्ट होगा कि रिपल्शन फोर्सेस अचानक बढ़ने लगेंगे और बहुत तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये लोकल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जगह जगह पर। तो उस लोकल वाइब्रेशन की वजह से जितना ज्यादा वाइब्रेशनल टेंडेंसी होगी क्रिस्टल की, लैटिस वाइब्रेशन के बढ़ने से करंट के फ्लो होने की पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। जितना ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर फ्रैंकल डिफेक्ट का असर पड़ता है, डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। जहां तक चार्ज बैलेंस का सवाल है, बैलेंस्ड है चार्ज, जितने कैटायन है उतने ही एनायंस है, सिर्फ अपने लोकेशन से डिसलोकेट हुए हैं। ओके, नाउ कम टू सेकंड crystal defect, which is stoichiometric, and that is Schottky's defect. What is Schottky defect? हम अगर इसको समझे, कुछ कैटायंस और उनके चार्ज को मेंटेन करते हुए कुछ एनायंस क्रिस्टल से मिसिंग हो, यानी कुछ कैटायंस बाहर गए हैं और जितना चार्ज उन कैटायंस ने बियर किया उतना ही चार्ज बियरर एनायंस उस क्रिस्टल से बाहर निकल गए। मतलब A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-। कुछ कैटायंस हमको इस क्रिस्टल से मिसिंग दिख रहे हैं। फिलहाल जो मैंने बनाया है ये तो एक आइडियल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें किसी तरह का कोई क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं है। पर अगर यहां से A+ गायब हो जाए, यहां से A+ बाहर निकल आया, अगर A+ बाहर आया तो A+ अपने आप बाहर नहीं आ सकता, ये आप समझ सकते हैं। क्रिस्टल इस A+ को बाहर जाने नहीं देगा। बाहर आने के लिए
ए प्लस को ए एटम बनना पड़ेगा। तो ए प्लस को ए एटम बनने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब ए प्लस जो यहां बैठा हुआ है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ए एटम बन जाएगा, और एटम बनने के बाद नाउ दिस एटम इज अलाउड टू मूव आउट फ्रॉम दिस क्रिस्टल। ओके, लेकिन सवाल यह है कि ए प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ये जो ए प्लस था जो इलेक्ट्रॉन गेन करके ए एटम बन के इस क्रिस्टल से बाहर निकल गया, उसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने? अगर उसके पड़ोसी एनायन ने, इस बी माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, मान लीजिए बी माइनस ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बी बनेगा, और अगर ये बी बना तो यहां से बाहर चला जाएगा, ये भी इस क्रिस्टल से बाहर जा सकता है। यहां पर जो बी माइनस आयन मौजूद था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसी लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को, उसी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को ए ने रिसीव किया था, और बी माइनस भी क्योंकि बी एटम बन गया है इसलिए वो भी बाहर आ गया। सो नाउ वी कैन से कि एक ए प्लस यहां से मिसिंग है और एक बी माइनस यहां से मिसिंग है। एक्चुअली ए प्लस भी ए बनकर और बी माइनस भी बी बनकर इससे बाहर निकल आए। दिस डिफेक्ट इज नोन एज Schottky's defect. Let me correct this. This is second defect. This is not Frenkel. This is Schottky's defect. Okay. Now, क्या इसका असर डेंसिटी पर पड़ेगा? फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी पर कोई असर नहीं डालता क्योंकि कोई मास बाहर मूव नहीं हुआ। यहां पर ये मास यहां से कैटायंस भी और एनायंस भी बाहर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम वही है क्रिस्टल का, लेकिन इसका मास डिक्रीज हो रहा है। अगर सेम वॉल्यूम रहते हुए मास कम हो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि उससे डेंसिटी रिड्यूस होती है। तो शॉटकी डिफेक्ट कॉजेस रिडक्शन इन डेंसिटी। दूसरी बात, क्या इससे किसी तरह की कंडक्टिविटी पर असर पड़ता है? बिल्कुल कंडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वही चीज है जो फ्रैंकल डिफेक्ट में थी। फ्रैंकल डिफेक्ट भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है और शॉटकी डिफेक्ट भी बढ़ाता है। यहां पर आपने देखा कि आयंस मिसिंग है। जाहिर सी बात है कि इन आयंस के मिसिंग होने से इन जो चारों ओर के आयंस हैं, किसी भी वॉइड के वैकेंट स्पेस के चारों ओर जो आयंस मौजूद हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस एनहेंस होने लगते हैं। क्योंकि स्पेस अवेलेबल है इसलिए वो ज्यादा जोर से वाइब्रेशन करने के लिए उनको स्पेस चाहिए और वो स्पेस उनको अवेलेबल है। तो जब किसी क्रिस्टल में लोकल लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगता है तो करंट के फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है। तो ये शॉटकी डिफेक्ट ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहेंस करता है, यानी उसको इंक्रीज करता है। क्या ये डिफेक्ट, क्या हम इस डिफेक्ट को स्टोइकोमेट्रिक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। कायदे से ए प्लस और बी माइनस का रेशियो जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो कितना था? 8:8, यानी 1:1। ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअल रेशियो ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस? अब यहां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ए प्लस आयंस आर देयर एंड हाउ मेनी बी माइनस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 7:7, यानी ये दोनों ही रिड्यूस हुए हैं और इसलिए अब भी दोनों का रेशियो वही है जो होना चाहिए था। सो दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिस डिफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर कोई असर नहीं पड़ता। आई होप यू गॉट इट अंडरस्टूड। दोनों तरह के डिफेक्ट्स, हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर चुके हैं, ये दो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको है, कुछ सवाल आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।